हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं रविंद्र यादव आप सबका डागर कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा, कल हम जो क्लास पढ़ रहे थे, कल हमने जो सेशन किया था वो सेशन किया था गांधी युग के बारे में। और जब हम गांधी युग के बारे में पढ़ रहे थे तो लास्ट में आपको बता के गया था, हम पढ़ चुके थे सर खेड़ा सत्याग्रह के बारे में ना। हमने ये देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो घटना घटी थी वो 1914 से लेकर 1918 तक घटी थी। उसके बाद बेटा हमने ये देखा था कि सर 1916 के अंदर महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। 1917 के अंदर हमने महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह देखा। 1918 के अंदर हमने घटना पढ़ी अहमदाबाद मील मजदूर के बारे में। और उसके बाद बेटा हमने घटना पढ़ी खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। तो यहां तक हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम नेक्स्ट सेशन की आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बेटा खेड़ा सत्याग्रह के बाद की जो घटनाएं होंगी जो गांधी युग से जो होगी, तो उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, अपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं सर। जो हमारा गांधी युग चल रहा था, इसी गांधी युग को हम कंप्लीट करेंगे और हम पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में। तो बेटा बताया था कि सर गांधी युग जो होगा, तो गांधी युग चलेगा 1915 से लेकर 1947। अब आप इस बात को ये समझेंगे, 1918 का जो खेड़ा सत्याग्रह जो हमने पढ़ लिया था, तो बेटा मैंने आपको ये बताया था कि 1917 के अंदर महात्मा गांधी की जीत हुई, 1918 के अहमदाबाद मील मजदूर में महात्मा गांधी की जीत हुई, और 1918 का जो खेड़ा सत्याग्रह था, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान भी महात्मा गांधी की क्या हुई थी, जीत। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके बारे में, खेड़ा सत्याग्रह के बाद अगर हम बात करें, तो जब अंग्रेजों को ये लगा कि अगर इसी तरीके से महात्मा गांधी अपनी बातों को मनवाता रहेगा, अगर इसी तरीके से महात्मा गांधी अपनी बातों को मनवाता रहेगा, तो शायद वो दिन दूर नहीं जब अंग्रेजों को भारत को छोड़ना पड़ेगा। तो जब ये बात आई तो अब अंग्रेज रणनीति तैयार करेंगे। और बेटा अंग्रेज जब रणनीति तैयार करेंगे तो अंग्रेज चाहते थे कि भारत के अंदर ये जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही है, इन सभी क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना। और इन सभी क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा इन सभी क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए जो अंग्रेज जो हुआ करते थे, तो अंग्रेजों के द्वारा बेटा क्या किया जाएगा, 1917 के अंदर, ध्यान से समझना सर, 1917 के अंदर एक कमेटी हुआ करती थी, जिस कमेटी का नाम होगा सेडिसन कमेटी। बेटा ध्यान से समझेंगे सर, 1917 के अंदर एक कमेटी का गठन होगा, जिस कमेटी का नाम क्या होगा, सेडिसन कमेटी। और बेटा ये जो सेडिसन कमेटी हुआ करती थी, तो इस सेडिसन कमेटी का सर जो अध्यक्ष हुआ करता था, तो इसका जो अध्यक्ष था वो था बेटा सर सिडनी रोलेट। ध्यान से समझेंगे कि सर इसका जो अध्यक्ष था, तो अध्यक्ष था सर सिडनी रोलेट। दूसरी बात आप ये समझेंगे कि सर ये जो सेडिसन कमेटी हुआ करती थी, इसी कमेटी की सिफारिश पर, ध्यान से समझना सर, इसी कमेटी की सिफारिश पर या इसी की रिकमेंडेशन पर एक एक्ट का गठन किया जाएगा, जिस एक्ट का नाम क्या होगा, रोलेट एक्ट के नाम से। और बेटा ये जो रोलेट एक्ट होगा, तो अब आप ध्यान से समझेंगे सर, इसका जो गठन हुआ था तो 1917 के अंदर रोलेट एक्ट बन चुका था, लेकिन भारत के अंदर बेटा ये जो आएगा, तो भारत में ये आएगा 21 मार्च 1919 को। और 21 मार्च 1919 को जब ये रोलेट एक्ट जब भारत के अंदर आया, तो अब आप ध्यान से समझेंगे कि सर रोलेट एक्ट का जो उद्देश्य था, सर इसका जो एम था, रोलेट एक्ट का जो एम था या इसका जो उद्देश्य था, तो उद्देश्य क्या था कि भाई भारत के अंदर शक के आधार पर, ध्यान से समझना बेटा, शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करना, शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करना, शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करना। ये जो रोलेट एक्ट जब भारत के अंदर आया 21 मार्च 1919 को, जब ये रोलेट एक्ट भारत के अंदर आया, तो इसने ये देखा कि सर भारत के अंदर जो भी क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे, तो ये रोलेट एक्ट गांव गांव के अंदर जाएगा। और ये रोलेट एक्ट जब गांव गांव के अंदर गया, तो इसको जो भी
जिस व्यक्ति के ऊपर शक होता था तो गांव वालों के सामने उसी व्यक्ति को शूट कर दिया जाता था, उसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती थी, उसी व्यक्ति को मार दिया जाता था। और जब शक के आधार पर जब लोगों को गिरफ्तार जब किया जा रहा है, शक के आधार पर जब लोगों को मारा जा रहा है, तो इसी दौरान इस रोलेट एक्ट का भारत के अंदर एक बड़े स्तर पर क्या किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। और बेटा रोलेट एक्ट का सबसे ज्यादा जो विरोध हमें देखने को मिला वो आपको देखने को मिलेगा पंजाब के अंदर। तो आप इस बात को ध्यान से समझिएगा कि सर कैसे घटनाएं घटेगी, अब आप इसको अच्छे से समझना। सर रोलेट एक्ट की जब हम बात करेंगे तो जब ये रोलेट एक्ट का जब विरोध किया जाएगा और शक के आधार पर जब इसको शक के आधार पर जब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, तो इसी को ही महात्मा गांधी ने बताया काला कानून। ध्यान से समझेंगे बेटा, इसी रोलेट एक्ट को, ये जो रोलेट एक्ट होगा, इसी रोलेट एक्ट को किस एक्ट के नाम से या किस कानून के नाम से जाना जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा सर, इसी को कहा जाएगा काला कानून के नाम से। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें, महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो कानून होगा, तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये बिना अपील, ये जो कानून होगा, तो महात्मा गांधी ने कहा बिना अपील, बिना वकील या बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून। महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो कानून होगा, तो ये आपका जो कानून रहने वाला है, महात्मा गांधी ने कहा ये जो कानून होगा ये आपका होगा बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून। और बेटा जब शक के आधार पर जब लोगों को गिरफ्तार जब किया जाएगा, तो इसका जगह जगह पर पूरे भारत के अंदर रोलेट एक्ट का विरोध होगा। लेकिन सर हमें सबसे ज्यादा जो विरोध हमें देखने को मिलेगा, वो सबसे ज्यादा विरोध हमें देखने को मिलेगा पंजाब के अंदर। तो बेटा इसी बीच जब रोलेट एक्ट का विरोध किया जाएगा, तो आप अब कुछ बातों को समझेंगे। सर रोलेट एक्ट का जब विरोध किया जाएगा, तो आप सबसे पहली डेट ध्यान रखेंगे 4 अप्रैल 1919। और सर 4 अप्रैल 1919 के बाद फिर आप ध्यान रखेंगे 6 अप्रैल 1919। उसके बाद बेटा आप ध्यान रखेंगे 8 अप्रैल 1919। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे 10 अप्रैल 1919। अभी पहले एक बार यहां तक का समझिए, उसके बाद कुछ और डेट के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। एक बार आप यहीं तक समझिएगा, फिर उसके बाद हम कुछ और डेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो आप ये समझिएगा कि सर 4 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटेगी। तो बेटा ध्यान रखेंगे 4 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद, दिल्ली के अंदर सर जामा मस्जिद जो हुआ करती थी, तो यहीं पर दिल्ली की जामा मस्जिद पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया। यानी कि सर दिल्ली के अंदर एक क्या बुलाई, जनसभा बुलाई। ध्यान से समझेंगे, दिल्ली के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा एक जनसभा बुलाई गई। और बेटा महात्मा गांधी ने जब इस जनसभा को बुलाया, तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के जितने भी लीडर हुआ करते थे, वो सारे के सारे लोग इकट्ठा होंगे इस जामा मस्जिद पर। और हमें ये देखने को मिला कि इस समय पर, क्योंकि हमने ये देखा था कि 1907 के अंदर सूरत विभाजन जो हुआ था, इस सूरत विभाजन के अंदर कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी। उसके बाद 1909 के अंदर जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिमों को बिल्कुल दूरी बना दी थी, इनको बांटने का काम किया था, यानी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच। उसके बाद फिर हमें कोई ज्यादा खास एकता देखने को नहीं मिली। लेकिन महात्मा गांधी ने जब 4 अप्रैल 1919 को जामा मस्जिद पर जब लोगों को इकट्ठा किया, तो ध्यान रखेंगे जामा मस्जिद पर जब लोगों को इकट्ठा किया, तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बीच लोगों को यानी कि एकता देखने को हमें मिली। और 4 अप्रैल 1919 को यह फैसला लिया गया, महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंदर हमने ये फैसला लिया कि आने वाली 6 अप्रैल को रोलेट एक्ट का विरोध किया जाएगा। और रोलेट एक्ट का जो विरोध किया जाएगा, तो 6 अप्रैल 1919 को एक पूरे देश के अंदर, यानी कि सर देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। बेटा ध्यान से समझना, सर 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें सर 8 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल होगी। सबसे ज्यादा रोलेट एक्ट का विरोध पंजाब के अंदर होगा और सबसे ज्यादा
विरोध जब पंजाब के अंदर होगा तो 8 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को निमंत्रण मिलेगा, और महात्मा गांधी को निमंत्रण मिलेगा कि आप आइए कहां पर, किस राज्य के अंदर, पंजाब के अंदर, और पंजाब से इस रोलेट एक्ट का जो विरोध किया जा रहा है उसका आप नेतृत्व कीजिए। तो जैसे ही महात्मा गांधी को जब इनविटेशन मिला, महात्मा गांधी को जब निमंत्रण मिला पंजाब आने का, तो महात्मा गांधी गुजरात से, और महात्मा गांधी जाएंगे कहां पर, पंजाब। और बेटा महात्मा गांधी जब गुजरात से पंजाब के अंदर जब जाएंगे तो घटना घटेगी 10 अप्रैल 1919 को, और 10 अप्रैल 1919 को जो घटना घटी तो महात्मा गांधी को एक रेलवे स्टेशन आएगा, जिस रेलवे स्टेशन का नाम होगा पलवल। इस पलवल के रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने के पश्चात महात्मा गांधी को कौन सी जेल के अंदर डाल दिया, मुंबई जेल के अंदर डाल दिया। तो अब आप ध्यान रखेंगे सर, 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को पलवल के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करने के पश्चात और महात्मा गांधी को मुंबई जेल में डाल दिया। बेटा ये महात्मा गांधी की भारत में पहली गिरफ्तारी होगी 10 अप्रैल 1919 को। और यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ सर, मुख्य नेता हुआ करता था महात्मा गांधी। इस समय पर भारत के अंदर एक बड़े लीडर हुआ करते थे महात्मा गांधी, और भारत के अंदर जब महात्मा गांधी एक बड़े लीडर हुआ करते थे तो जैसे ही महात्मा गांधी की गिरफ्तारी की गई तो पंजाब में और ज्यादा इसका क्या होगा, विरोध। और पंजाब में जब इसका और ज्यादा विरोध देखने को मिला तो हमें यह देखने को मिला सर कि पंजाब के अंदर रोलेट एक्ट का जो विरोध हो रहा था तो उस समय पर कांग्रेस के 2 मेन लीडर हुआ करते थे। एक व्यक्ति का नाम था डॉक्टर सतपाल, और बेटा दूसरे व्यक्ति का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ध्यान से समझना सर, 2 व्यक्ति हुआ करते थे, एक व्यक्ति का नाम था डॉक्टर सतपाल और दूसरे व्यक्ति का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को, यानी कि ये पंजाब के अंदर रोलेट एक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं दोनों के दोनों। और दोनों के दोनों जब कांग्रेस के बड़े लीडर हुआ करते थे तो अंग्रेजों ने इन दोनों को 11 अप्रैल 1919 को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और जैसे इन दोनों को गिरफ्तार किया गया तो उसके पश्चात अब पंजाब के अंदर लोगों ने फैसला लिया कि आने वाली जो 13 अप्रैल होगी, नेक्स्ट घटना को आप समझेंगे कि सर पंजाब के अंदर फैसला लिया गया अगली जो सबसे बड़ी जो घटना घटेगी 13 अप्रैल 1919 को, और 13 अप्रैल 1919 को घटना घटेगी, उस घटना का नाम होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक घटना घटेगी जिस घटना का नाम होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। पहले तो आप ये समझना सर, जैसे ही डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को जब अरेस्ट किया गया, इनको जब गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करने के तुरंत बाद पंजाब के अंदर रोलेट एक्ट का और ज्यादा विरोध होगा। और बेटा पंजाब के अंदर जब रोलेट एक्ट का और ज्यादा जब विरोध हुआ तो इसी के साथ साथ पंजाब के अंदर लोगों ने ये फैसला लिया, ये डिसीजन लिया कि सर आने वाली 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नामक जो स्थान है, 13 अप्रैल को दिन होगा बैसाखी का, और इन्होंने फैसला लिया कि बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नामक जो स्थान होगा तो यहाँ पर हम एक शांतिपूर्वक धरना देंगे। और ये जो शांतिपूर्वक जो धरना दिया जाएगा तो इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक धरना देंगे और इसके अंदर हम रोलेट एक्ट को क्या करेंगे, रोलेट एक्ट का विरोध करेंगे। लेकिन जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नामक स्थान के ऊपर जब लोग शांतिपूर्वक जब धरना दे रहे थे तो इसी दौरान पंजाब के अंदर जो अधिकारी हुआ करता था, जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, उस व्यक्ति का नाम था जनरल ओ डायर के नाम से। ध्यान से समझना, इस व्यक्ति का नाम था जनरल ओ डायर। और ये जनरल ओ डायर जलियांवाला बाग नामक स्थान पर पहुंचा, और जलियांवाला बाग नामक स्थान पर जब ये जनरल ओ डायर पहुंचा तो इसने ये कहा कि इस समय पर पंजाब जो है, पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ है। पंजाब के अंदर बेटा क्या लगा हुआ है, तो इसने कहा कि पंजाब के अंदर इस समय पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। सर मार्शल लॉ का अर्थ क्या होगा
कि भाई इस समय पर पंजाब के अंदर धारा 144 लगी हुई है, और इसने कहा कि इतनी सारी संख्या के अंदर एक साथ इतने लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, और जनरल ओ डायर ने यह आदेश दिया कि आपके पास 3 मिनट का समय, और 3 मिनट के समय के अंदर जलियांवाला बाग नामक स्थान को क्या कर दिया जाए, खाली। और इतिहासकारों ने यह कहा कि लोग, जनरल डायर ने जब ये अनाउंसमेंट की और 3 मिनट का जब समय दिया गया, तो लोगों ने जलियांवाला बाग नामक स्थान को खाली करना शुरू कर दिया। लेकिन जनरल ओ डायर ने 3 मिनट का समय भी लोगों को नहीं दिया, और 3 मिनट का समय जब नहीं दिया तो इतिहासकारों ने यह कहा कि लगभग 1 मिनट के पश्चात जनरल ओ डायर ने लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलानी क्या कर दी, शुरू। और इसी कारण से ये जो घटना घटी, तो इसी कारण से इस घटना को भारत के इतिहास में जाना जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से। और बेटा मेरे हिसाब से भारत के इतिहास में सबसे अगर कोई बड़ी जो घटना घटी तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना थी। लोगों को दुख देने वाली सबसे बड़ी अगर कोई घटना थी भारत के इतिहास में, चाहे वो कितने भी युद्ध लड़े गए, लेकिन सबसे बड़ी अगर कोई घटना घटी जिससे लोगों का मन दुखी हुआ, तो वो आपकी सबसे बड़ी जो घटना घटेगी वो आपकी घटेगी जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहां तक क्लियर है क्या सबको? तो एक बार आप सब लोग जितने भी स्टूडेंट हैं तो वो सारे के सारे लोग ये बताएंगे कि हाँ सर, यहां तक कि हमें सारी की सारी बातें समझ में आई। अब दोस्तों दूसरी बात आप ये भी समझेंगे कि सर ये जो घटना घटी थी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना घटी थी, तो इस जलियांवाला बाग के अंदर जब क्रांतिकारी लोग बैठे हुए थे, तो ये जो लोग जलियांवाला बाग नामक स्थान पर जब बैठे हुए थे, तो इन लोगों के द्वारा रणनीति तैयार की जा रही थी कि किस तरीके से महात्मा गांधी को जेल से छुड़ाया जाए, या किस तरीके से डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को जेल से बाहर निकाला जाए। और इसी बीच आप सबने देखा होगा कि बेटा भारत में समय समय के अंदर अगर भारत के अंदर जयचंद या मीर जाफर जैसे लोग ना होते तो भारत कभी भी ना तो मुस्लिमों का गुलाम होता और ना ही भारत के अंदर यानी कि अंग्रेजों का भारत कभी भी गुलाम होता। लेकिन सर समय समय पर कुछ ऐसे जयचंद भारत के अंदर हुए, ऐसे मीर जाफर भारत के अंदर हुए, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने हमारा क्या उठाया, फायदा। और इसी बीच बेटा ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना घटी थी, तो इसी बीच एक भारतीय व्यक्ति हुआ करता था जिस व्यक्ति का नाम था लाला हंसराज के नाम से। और ये जो लाला हंसराज नाम का जो व्यक्ति था, इस लाला हंसराज नाम के व्यक्ति ने सारी की सारी जो सूचना थी वो किसको दी थी, जनरल ओ डायर को। ये जो लाला हंसराज नाम का जो व्यक्ति हुआ करता था, इसी लाला हंसराज नाम के व्यक्ति ने सारी की सारी जो सूचना थी वो जनरल ओ डायर को दी थी, यानी कि ये सारी की सारी सूचना इसको मिलती गई। और इसी वजह से 13 अप्रैल को घटना घटेगी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो एक बार मैं इसको आपको रिकैप करा देता हूं कि सर महात्मा गांधी की जब लगातार भारत के अंदर जीत हो रही थी, तो इसी बीच 1917 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, और इस कमेटी का नाम क्या होगा, सेडिसन कमेटी। और इस सेडिसन कमेटी का जो अध्यक्ष था तो वो था सर सिडनी रोलेट के नाम से। और सर सिडनी रोलेट, ये जो सेडिसन कमेटी बनी थी तो ये किसकी सिफारिश पर बनी थी, रोलेट एक्ट की ये जो रोलेट, इसकी सिफारिश पर एक एक्ट बनाया गया था जिस एक्ट का नाम था रोलेट एक्ट। सेडिसन जो कमेटी हुआ करती थी इसकी सिफारिश पर सर एक एक्ट तैयार किया गया जिस एक्ट का नाम था रोलेट एक्ट। और ये जो रोलेट एक्ट था तो ये 1917 में बनकर तैयार होगा और भारत में ये आएगा 21 मार्च 1919 को। लेकिन सर इसका जो उद्देश्य हुआ करता था तो उद्देश्य क्या होगा, तो आप ये बताओगे कि सर इसका उद्देश्य था शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करना। और जब इसका ये उद्देश्य था तो इसी दौरान महात्मा गांधी ने इस रोलेट एक्ट को किसकी संज्ञा दी, काला कानून की संज्ञा दी। महात्मा गांधी ने इसी कानून को बताया बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून। और जैसे ही ये घटना घटी तो अब इस रोलेट एक्ट का भारत में जगह जगह पर क्या किया जा रहा है, विरोध। और भारत में जब जगह जगह पर जब इसका विरोध किया जा रहा है तो इससे रिलेटेड कुछ डेट होगी बेटा, और उस डेट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर होगा 4 अप्रैल 1919।
और 4 अप्रैल 1919 को सर घटना घटेगी, महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए दिल्ली में जामा मस्जिद के ऊपर लोगों को इकट्ठा किया, एक जनसभा बुलाई। और इस जनसभा के अंदर जब रोलेट एक्ट का जब विरोध किया गया तो यह फैसला लिया गया कि सर आने वाली 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल की जाएगी, यानी कि पूरे देश को बंद रखा जाएगा और यह दर्शाया जाएगा कि हम रोलेट एक्ट का क्या कर रहे हैं, विरोध। बेटा इसके पश्चात 8 अप्रैल को महात्मा गांधी को इनविटेशन दिया गया। महात्मा गांधी से यह कहा गया कि आप पंजाब के अंदर आइए और पंजाब के अंदर हम रोलेट एक्ट का जो विरोध कर रहे हैं तो इसका आप नेतृत्व कीजिए। महात्मा गांधी को जब निमंत्रण मिला तो महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1919 को गुजरात से पंजाब के लिए जाएंगे। और गुजरात से जब ये पंजाब के लिए जाएंगे तो बीच में एक रेलवे स्टेशन आएगा जिसका नाम होगा पलवल रेलवे स्टेशन। और इस पलवल के रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के पश्चात महात्मा गांधी को मुंबई की जेल के अंदर डाल दिया। अब बेटा जैसे ही मुंबई के अंदर महात्मा गांधी को जब महात्मा गांधी को जेल के अंदर डाला तो इसका और ज्यादा विरोध होगा और ज्यादा जब विरोध होगा तो पंजाब के अंदर कांग्रेस के 2 मेन लीडर हुआ करते थे, 2 मुख्य नेता हुआ करते थे, जिसमें एक व्यक्ति का नाम था डॉक्टर सतपाल और दूसरे व्यक्ति का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों के द्वारा यानी कि ये जब विरोध करेंगे तो इन दोनों को भी 11 अप्रैल 1919 को ध्यान से समझना बेटा, 11 अप्रैल 1919 को इन दोनों को भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार। और इनको जब गिरफ्तार किया गया तो पंजाब के अंदर लोगों ने यह फैसला लिया कि आने वाली 13 अप्रैल का जो दिन होगा वो बैसाखी का दिन होगा और इस बैसाखी के दिन हम जलियांवाला बाग नामक जो स्थान होगा जो अमृतसर के अंदर होगा पंजाब के अंदर, यहां पर एक शांतिपूर्वक धरना देंगे और इस शांतिपूर्वक धरने के जरिए हम रोलेट एक्ट का विरोध करेंगे। और बेटा जब ये घटना घटी तो जब पंजाब के अंदर सिख धर्म के जो लोग हुआ करते थे जब इसका शांतिपूर्वक जब धरना देंगे तो इसी दौरान अंग्रेजों का एक अधिकारी हुआ करता था जिस व्यक्ति का नाम था जनरल ओ डायर के नाम से। और जनरल ओ डायर जो हुआ करता था, जनरल ओ डायर को सारी की सारी जो सूचना देगा तो एक भारतीय व्यक्ति हुआ करता था जिस व्यक्ति का नाम था लाला हंसराज के नाम से। ये इसको सारी की सारी जलियांवाला बाग से संबंधित सारी की सारी सूचनाएं देगा। तो जनरल ओ डायर इस जलियांवाला बाग नामक स्थान पर आया और इसने लोगों से ये घोषणा की कि इस समय पर पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ है और आप इस तरीके से इतनी बड़ी भीड़ के अंदर एक स्थान पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, आप मार्शल लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं। और इसने 3 मिनट का लोगों को समय दिया और इसने कहा कि जल्द से जल्द जलियांवाला बाग नामक स्थान को खाली कर दिया जाए। और बेटा जब ये घटना घटी इसने कहा कि 3 मिनट का समय, लेकिन इतिहासकारों ने यह बताया कि इसने 3 मिनट का समय भी लोगों को नहीं दिया और 3 मिनट से पहले इसने अंधाधुंध गोलियां चलानी क्या कर दी, शुरू। और जब अंधाधुंध गोलियां जब चलानी शुरू की तो काफी सारे लोग इसके अंदर मारे गए और ये जो घटना कहलाई भारत के इतिहास में एक बड़ी घटना घटेगी जिस घटना का नाम होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे सर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। बेटा जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जब घटना घटी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जब घटना घटेगी तो आप ये समझेंगे सर इस घटना की जांच करने के लिए 2 कमेटियों का गठन किया गया। ध्यान से समझना सर, कांग्रेस की तरफ से जो कमेटी का गठन किया गया था उस कमेटी का नाम होगा हंटर कमेटी के नाम से। एक कमेटी बनेगी जिस कमेटी का नाम क्या होगा, हंटर कमेटी। कमेटी हुआ करती थी जिस कमेटी का नाम होगा हंटर कमेटी। भारतीय लोगों की तरफ से एक कमेटी बनेगी जिस कमेटी का नाम होगा तहकीकात कमेटी के नाम से या तहकीकात समिति के नाम से। तो अब आप ध्यान देंगे बेटा, हंटर कमेटी की अगर हम बात करें तो सर इस हंटर कमेटी के अंदर सदस्यों की जो संख्या हुआ करती थी वो 7 थी और तहकीकात जो समिति हुआ करती थी इस तहकीकात समिति के अंदर सदस्यों की जो संख्या हुआ करती थी वो आपकी कितनी थी, 6। इस हंटर कमेटी का बेटा जो अध्यक्ष हुआ करता था तो उस व्यक्ति का नाम था जॉन हंटर के नाम से।
ध्यान से समझना सर, हंटर कमेटी का जो अध्यक्ष हुआ करता था तो वो आपका कौन हुआ करता था, जॉन हंटर। और वहीं अगर मैं बात करूं तहकीकात कमेटी के बारे में, तहकीकात समिति के बारे में, तो इसका जो अध्यक्ष हुआ करता था उस व्यक्ति का नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड इसी से संबंधित दो कमेटियों का गठन किया गया, अंग्रेजों की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कमेटी बनाई गई हंटर कमेटी। सर हंटर कमेटी के अंदर सदस्यों की जो संख्या थी वो 7 थी और इस हंटर कमेटी का जो अध्यक्ष था वो था जॉन हंटर। और इसी के साथ सर अगर हम बात करें भारतीय लोगों की तरफ से जो कमेटी बनाई गई तो उस कमेटी का नाम होगा तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी के अंदर सदस्यों की संख्या होगी 6 और इसका जो अध्यक्ष हुआ करता था वो था पंडित मदन मोहन मालवीय। अब बेटा आप ये समझेंगे कि सर जब इन कमेटियों ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की, जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की तो हंटर कमेटी ने यह बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर इस घटना के अंदर लगभग 379 प्लस लोग मारे गए, यानी कि लगभग 379 लोग मारे गए। जबकि सर तहकीकात जो कमेटी हुआ करती थी जो भारतीय लोगों की तरफ से बनाई गई थी तो इसके अंदर यह कहा गया कि सर लगभग 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। तो दोनों को आप समझना कि सर जलियांवाला बाग हत्याकांड की जब घटना घटी तो इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित दो कमेटियां बनी, जिसमें से एक कमेटी का बेटा नाम होगा हंटर कमेटी और दूसरी जो कमेटी हुआ करती थी उसका नाम होगा तहकीकात कमेटी। हंटर कमेटी के अंदर सदस्यों की संख्या 7 और तहकीकात कमेटी के अंदर सदस्यों की संख्या 6। हंटर कमेटी का अध्यक्ष जॉन हंटर, तहकीकात समिति का अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय। हंटर कमेटी के अनुसार जब ये रिपोर्ट पेश की गई तो कहा गया कि लगभग 379 प्लस लोग मारे गए, जबकि तहकीकात समिति के अंदर यह कहा गया कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। और बेटा जब हंटर कमेटी ने जब अपनी इस रिपोर्ट को पेश किया तो महात्मा गांधी जो हुआ करते थे, महात्मा गांधी ने कहा कि ये अंग्रेजों के द्वारा या हंटर कमेटी के द्वारा ये जो रिपोर्ट जो तैयार की गई तो इसी रिपोर्ट को कहा गया निर्लज रिपोर्ट। कहा गया कि ये जो रिपोर्ट है ये गलत रिपोर्ट है, ये निर्लज रिपोर्ट है। जबकि तहकीकात कमेटी के अनुसार ये बताया गया था कि लगभग 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। और जैसे ही आंदोलन, जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की जब रिपोर्ट आई तो इसी दौरान, इसी बीच महात्मा गांधी जो हुआ करते थे, अब महात्मा गांधी इस घटना से बहुत ज्यादा दुखी थे। महात्मा गांधी तो क्या, भारत का प्रत्येक वर्ग जो था, प्रत्येक व्यक्ति इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी था। सभी लोगों के मन को या सभी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची थी, क्योंकि यह अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। और बेटा अगर हम इसके बारे में बात करें तो अब महात्मा गांधी क्या चाहते थे, महात्मा गांधी भारत के अंदर एक कोई बड़ा आंदोलन करना चाहते थे। जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना घटी तो महात्मा गांधी अब भारत के अंदर कोई बड़ा आंदोलन शुरू करना चाहते थे। और महात्मा गांधी जब बड़ा आंदोलन जब शुरू करना चाहेंगे तो इसी बीच, अब आप ध्यान से समझना, इसी बीच महात्मा गांधी बेटा एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे और इस आंदोलन का नाम होगा असहयोग आंदोलन के नाम से। असहयोग आंदोलन या बेटा इसको हम बोलते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के नाम से। अच्छा सर, ये असहयोग आंदोलन की जब महात्मा गांधी शुरुआत करेंगे तो यहां से अब आप 2 पॉइंट समझना। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत होगी वो कैसे होगी, अब पहले आप इस बात को समझना। महात्मा गांधी सर जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे तो बेटा कांग्रेस के 2 अधिवेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। 2 अधिवेशनों को आप समझना। बेटा कांग्रेस के बारे में आप सभी ये जानते हैं कि सर कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और कांग्रेस पार्टी अगर दिसंबर के महीने के अंदर, अगर दिसंबर के माह के अंदर अगर अपना कोई अधिवेशन बुलाती है तो वो आपका कहलाता है वार्षिक अधिवेशन। और अगर दिसंबर माह के अलावा अगर कोई भी अधिवेशन बुलाती है तो वो आपका कहलाता है विशेष अधिवेशन, उसको हम बोलते हैं स्पेशल सेशन। तो अब आप ध्यान से ये समझेंगे कि सर महात्मा गांधी के द्वारा
एक आंदोलन की शुरुआत की जाएगी जिस आंदोलन का नाम होगा असहयोग आंदोलन। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में। तो महात्मा गांधी क्या करेगा, अब आप नेक्स्ट पेज पर इस बात को समझना। नेक्स्ट पेज पर मैं आपको बताता हूं, सितंबर 1920 के अंदर, बेटा सितंबर 1920 के अंदर कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। सितंबर 1920 में स्पेशल सेशन या विशेष अधिवेशन बुलाया गया। और ये जो विशेष अधिवेशन कांग्रेस का जो बुलाया गया था, तो बेटा ये किस जगह पर बुलाया जाएगा, तो आपका जो स्थान होगा, तो स्थान होगा कलकत्ता। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता, यानी कि यहाँ पर जो विशेष अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, तो अध्यक्षता की जाएगी किसके द्वारा, आपका आंसर होगा सर लाला लाजपत राय के द्वारा। ध्यान से समझना, सर 1920 के अंदर जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया, तो इस विशेष अधिवेशन की जो अध्यक्षता की जाएगी, वो अध्यक्षता की जाएगी लाला लाजपत राय के द्वारा। और बेटा ये जो लाला लाजपत राय के द्वारा जो विशेष अधिवेशन, यानी कि ये जो विशेष अधिवेशन जो बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, तो इसके अंदर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को शुरू करने की अनुमति मांगी, शुरू करने की अनुमति मांगी। और बेटा जब शुरू करने की अनुमति मांगी, तो इस दौरान महात्मा गांधी का जो सबसे ज्यादा जो विरोध किया, सर्वाधिक जो विरोध किया, तो उसके अंदर एक व्यक्ति होगा, जिस व्यक्ति का नाम होगा CR दास, सर चितरंजन दास। इसी चितरंजन दास के द्वारा सबसे ज्यादा विरोध किया जाएगा सितंबर 1920 के अंदर। और सर महात्मा गांधी को भारत में असहयोग आंदोलन शुरू करने की अनुमति नहीं मिलेगी। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें, सर दिसंबर 1920 के अंदर, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाएगा, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाएगा। और ये जो कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन बुलाया गया दिसंबर 1920 के अंदर, कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन बुलाया गया, तो अब आप ये समझेंगे कि सर वार्षिक जो अधिवेशन बुलाया गया था, ये आपका बुलाया गया कहां पर, नागपुर के अंदर। और नागपुर के अंदर ये जो अधिवेशन बुलाया गया, तो इसकी जो अध्यक्षता की थी, यानी कि इस समय पर जो कांग्रेस इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की, तो उस व्यक्ति का नाम था विजय राघव आचार्य। विजय राघव आचार्य के द्वारा इसकी क्या की जाएगी, अध्यक्षता की जाएगी। और बेटा इस अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी को क्या मिलेगी, अनुमति मिलेगी। यानी कि महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन शुरू करने की क्या मिल जाएगी, अनुमति। तो ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन को जब शुरू करेगा, तो असहयोग आंदोलन को जब शुरू करेगा, तो बेटा दो अधिवेशन इससे इंपॉर्टेंट होंगे, दोनों ही 1920 के अंदर होंगे। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि सर कांग्रेस पार्टी अगर दिसंबर के माह के अलावा अगर किसी भी मंथ के अंदर, किसी भी महीने के अंदर अगर अपना अधिवेशन बुलाती है, दिसंबर के माह के अंदर, दिसंबर के माह के अलावा अगर किसी भी महीने के अंदर अगर अपना अधिवेशन बुलाएगी, तो वो आपका कहलाएगा विशेष अधिवेशन। और अगर दिसंबर के महीने के अंदर अधिवेशन बुलाएगी, तो वो आपका कहलाएगा वार्षिक अधिवेशन। तो सर हमने दो अधिवेशन के बारे में चर्चा की। एक मैंने आपको ये बताया जो विशेष अधिवेशन था, इसकी जो अध्यक्षता की वो लाला लाजपत राय के द्वारा की, और इसमें असहयोग आंदोलन को शुरू करने की अनुमति महात्मा गांधी के द्वारा मांगी गई। लेकिन महात्मा गांधी को इस समय पर अनुमति नहीं मिलेगी, और महात्मा गांधी का सबसे ज्यादा जो विरोध किया, वो विरोध किया CR दास के द्वारा, यानी कि चितरंजन दास के द्वारा। दोस्तों फिर कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, और कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया, तो इस विशेष अधिवेशन के दौरान सर हमने ये देखा कि दिसंबर 1920 के अंदर जो वार्षिक अधिवेशन हुआ, ये नागपुर के अंदर हुआ। इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की,
और इसके अंदर महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन शुरू करने की क्या मिल गई, अनुमति मिल गई। और लेकिन महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को शुरू करने की बेटा अनुमति तो मिल गई, लेकिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो शुरू किया था, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया था 1 अगस्त 1920। ध्यान से समझना, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो शुरू किया था वो 1 अगस्त 1920 को किया था। और महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन को जब 1 अगस्त 1920 को जब शुरू किया, तो यहां पर एक जगह होगी और ये जो आपकी जगह होगी, तो बेटा ये आपकी जगह होगी महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अंदर अगर हम बात करें तो सर असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व करेगा तो उस व्यक्ति का नाम होगा बीजी तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को क्या हो गई, मृत्यु। सर महात्मा गांधी अनुमति मांगने से पहले ही महात्मा गांधी एक आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं, जिस आंदोलन का नाम क्या होगा, असहयोग आंदोलन। लेकिन जब शुरुआत जब 1 अगस्त को की, तो उसी दौरान 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई, मृत्यु। और बेटा इसी महाराष्ट्र से, यहीं से महात्मा गांधी के इस असहयोग आंदोलन का नेतृत्व और कौन करेगी, तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। 2 लोगों ने यहां से नेतृत्व किया था, जिसमें एक व्यक्ति का नाम होगा बाल गंगाधर तिलक और दूसरी एक महिला हुआ करती थी, जिस महिला का नाम होगा एनी बेसेंट। अब आप ये समझेंगे बेटा 1 अगस्त 1920 को जब महात्मा गांधी स्टार्ट करेंगे, यानी कि शुरुआत करेंगे किसकी, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की या असहयोग आंदोलन की। और बेटा असहयोग आंदोलन की जब महात्मा गांधी जब शुरुआत करेंगे, तो ध्यान से समझना 1 अगस्त 1920 को जब महात्मा गांधी जब इसकी शुरुआत करेंगे, तो हमने कहा कि आंदोलन उतनी तेजी से नहीं चल पाएगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक साहब की क्या हो गई, मृत्यु। अब आप ये समझेंगे कि सर असहयोग आंदोलन का जो उद्देश्य था, तो महात्मा गांधी का जो उद्देश्य था, तो महात्मा गांधी का उद्देश्य क्या था। तो महात्मा गांधी ने ये कहा कि इस असहयोग आंदोलन के तहत जो ये असहयोग आंदोलन जो शुरू किया, तो महात्मा गांधी ने कहा, यहां पर महात्मा गांधी ने ये कहा विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया जाए। महात्मा गांधी का उद्देश्य था विदेशी शिक्षा का बहिष्कार करना। ध्यान से समझना, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार। महात्मा गांधी ने यह कहा कि विदेशी वस्त्रों का, महात्मा गांधी ने कहा बेटा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। महात्मा गांधी ने कहा जितने भी लोगों को उपाधियां मिली थी, तो महात्मा गांधी ने कहा विदेशी उपाधियों का बहिष्कार, विदेशी उपाधियों का बहिष्कार। तो महात्मा गांधी ने कहा विदेशी उपाधियों का बहिष्कार। और बेटा जब ये विदेशी उपाधियों के बहिष्कार करने की जब बात आएगी, तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को एक टाइटल दिया था, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को एक उपाधि दी थी, जिस उपाधि का नाम होगा केसर ए हिंद के नाम से, केसर ए हिंद के नाम से। तो महात्मा गांधी ने इस केसर ए हिंद की उपाधि का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। और वहीं अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी का एक बेटा हुआ करता था, जिस बेटे का नाम था सर जमनालाल बजाज। और बेटा ये जो जमनालाल बजाज हुआ करता था, जमनालाल बजाज को एक उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, जिस उपाधि का नाम था राय बहादुर। और ये जो राय बहादुर की जो उपाधि हुआ करती थी, जमनालाल बजाज को जो राय बहादुर की जो उपाधि मिली थी, तो जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि का क्या कर दिया, त्याग। सर महात्मा गांधी ने जब आह्वान किया कि विदेशी उपाधियों का बहिष्कार किया जाए, तो महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया। और वहीं जमनालाल बजाज जो हुआ करते थे, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि का क्या कर दिया, त्याग। और जब ये सारी की सारी जब घटनाएं चल रही है, तो इसी दौरान महात्मा गांधी ने कहा कि विदेशी नौकरियों का बहिष्कार किया जाए। ध्यान से समझना, महात्मा गांधी ने यह कहा विदेशी जो नौकरियां है, विदेशी नौकरियों का बहिष्कार किया जाए। और बेटा जब विदेशी नौकरियों का जब बहिष्कार जब किया जाएगा, तो इसी दौरान अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति हुआ करते थे, जिस व्यक्ति का नाम था सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा
1920 में सुभाष चंद्र बोस जो हुआ करते थे, 1920 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय प्रशासनिक जो सेवा होगा, तो इसके एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया था, इसको पास कर लिया था, लेकिन इन्होंने आईसीएस को ज्वाइन नहीं किया। महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत करेंगे तो ये जितने भी क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे, जितने भी नौजवान जो लोग हुआ करते थे, वो सारे के सारे महात्मा गांधी के इस आंदोलन में कूद पड़ेंगे। और महात्मा गांधी के जब इस आंदोलन में कूदे तो सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस को क्वालिफाई तो कर लिया था, लेकिन इसको ज्वाइन नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि एक साइड महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी बात कर रहे हैं किसके बारे में, महात्मा गांधी बात करें कि विदेशी नौकरियों का त्याग किया जाए, विदेशी नौकरियों का बहिष्कार किया जाए, और अगर इस दौरान मैं अगर आईसीएस को अगर ज्वाइन करता हूं तो मेरे जीवन पर एक काला धब्बा लगेगा। और सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस को ज्वाइन नहीं किया, और यही सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़ेगा। महात्मा गांधी ने बेटा कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि खादी जो है, खादी का क्या किया जाए, समर्थन किया जाए। तो ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी ने कहा कि हम ये जो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत कर रहे हैं, इस असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या होगा। तो महात्मा गांधी ने बताया बेटा कि हम इस असहयोग आंदोलन के जरिए विदेशी शिक्षा का बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे, विदेशी उपाधियों का बहिष्कार करेंगे, विदेशी न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे। महात्मा गांधी ने यह कहा कि जितने भी स्कूल हैं, इन स्कूल के अंदर अगर 10 टीचर है तो उन 10 में 7 जो लोग हैं वो भारतीय हैं और 3 जो है वो ब्रिटिशर्स हैं। और महात्मा गांधी ने ये कहा कि अगर भारतीय लोग यानी कि जो टीचर है अगर वो छोड़ दे तो एक तरीके से अंग्रेजों को एक बड़ा झटका लगेगा। या महात्मा गांधी ने कहा कि जितने भी कोर्ट हैं, इन कोर्ट के अंदर अगर 5 न्यायाधीश हैं तो उनमें से 3 जो लोग हैं वो भारतीय। तो महात्मा गांधी ने कहा कि अगर इस तरीके से ये जो 3 लोग हैं अगर ये न्यायालय को छोड़ देंगे तो अंग्रेजों को एक बड़ा झटका लगेगा। और इसी बीच जब विदेशी उपाधियों के त्याग की जब बात आएगी कि विदेशी उपाधियों का त्याग किया जाए, तो महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने जो उपाधि दी थी केसर हिंद, इस केसर हिंद की उपाधि का क्या किया जाएगा, त्याग। और वहीं अगर हम बात करें सर, जो इसका बेटा हुआ करता था जमनालाल बजाज, तो जमनालाल बजाज ने भी राय बहादुर की उपाधि का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम बात करेंगे सर विदेशी नौकरियों का बहिष्कार किया जाएगा। और महात्मा गांधी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा खादी को क्या दिया जाए, समर्थन। अब बेटा जब ये असहयोग आंदोलन जब चलेगा और असहयोग आंदोलन जब चल रहा होगा तो इसी बीच एक घटना घटेगी। अच्छा खासा ये आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी जो हुआ करते थे तो ब्रिटेन के एक पीएम हुआ करते थे जिस व्यक्ति का नाम था विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को एक टाइटल दिया था, महात्मा गांधी को एक उपाधि दी थी जादूगर की। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी के बारे में एक बात कही थी कि भाई इस व्यक्ति के अंदर कुछ तो है जो इस व्यक्ति के एक आवाज पर सारे के सारे लोग इसके पीछे चल पड़ते हैं। यानी कि महात्मा गांधी के अंदर ये उस समय पर महात्मा गांधी का एक ऐसा रोब या ऐसा दबदबा हुआ करता था। महात्मा गांधी अगर भारत की जनता से कुछ भी बोलते थे तो जनता उस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार रहती थी। अच्छा सर, अब इसी बीच जब असहयोग आंदोलन जब अपनी पूरी चरम सीमा पर जब हुआ करता था तो आगे चलकर एक घटना घटेगी। और ये जो घटना घटेगी तो बेटा ये घटना घटेगी 5 फरवरी 1922 को। और सर 5 फरवरी 1922 को ये जो घटना घटेगी तो ये घटना आपकी घटेगी कौन सी, तो आपका आंसर होगा सर चोरा चोरी कांड की घटना। इस घटना को भारत के इतिहास में जाना जाएगा किस नाम से, चोरा चोरी कांड की घटना के नाम से। बेटा ऐसा क्या हुआ, तो अब आप ये समझेंगे सर ये जो क्रांतिकारी जो लोग हुआ करते थे ये शांतिपूर्वक तरीके से जब पूरे भारत के अंदर जब ये जा रहे थे और असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो 5 फरवरी 1920 को यूपी के अंदर, यूपी जो जगह होगी तो यूपी के अंदर बेटा एक स्थान होगा और ये जो स्थान होगा इस स्थान का नाम होगा गोरखपुर। यहां पर एक स्थान होगा तो इस स्थान का नाम क्या होगा, गोरखपुर। और गोरखपुर के अंदर यहीं पर एक जगह होगी सर, यहीं पर एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था जिस पुलिस स्टेशन का नाम क्या होगा,
चोरा चोरी पुलिस स्टेशन। और ये जो चोरा चोरी जो पुलिस स्टेशन जो हुआ करता था, ये जो एक जगह हुआ करती थी, तो बेटा यहाँ पर जो आंदोलनकारी जो लोग हुआ करते थे, जो आंदोलनकारी जो लोग हुआ करते थे, तो ये जो आंदोलनकारी लोग थे, इन आंदोलनकारी लोगों के ऊपर चोरा चोरी पुलिस स्टेशन के जो पुलिसकर्मी हुआ करते थे, इन पुलिसकर्मियों के द्वारा, जो पुलिसकर्मी जो हुआ करते थे, तो इन पुलिसकर्मियों के द्वारा आंदोलनकारी लोगों के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। और जैसे ही लाठी चार्ज किया तो आंदोलनकारी जो लोग हुआ करते थे वो भड़क गए, और जैसे ही आंदोलनकारी लोग भड़के तो इन्होंने चोरा चोरी नामक पुलिस स्टेशन के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जैसे ही चोरा चोरी नामक पुलिस स्टेशन के ऊपर जब अटैक किया, जब आक्रमण किया, तो इस चोरा चोरी नामक पुलिस स्टेशन के अंदर आंदोलनकारी लोगों के द्वारा क्या लगा दी गई? आग। और बेटा जब आग लगाई गई तो इसी दौरान ये एक घटना घटी। इसी चोरा चोरी नामक पुलिस स्टेशन के अंदर 29 पुलिसकर्मी यानी कि 29 पुलिसकर्मी इसके अंदर मारे गए। और 29 पुलिसकर्मी जब मारे गए तो मैंने आपको शुरुआत के अंदर ही बताया था कि सर महात्मा गांधी जो हुआ करते थे वो हमेशा और हमेशा सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलते थे। और ये जैसे ये हिंसा घटी 5 फरवरी 1922 को जब ये घटना घटी, तो इस समय पर महात्मा गांधी गुजरात के अंदर हुआ करते थे। और महात्मा गांधी को जब इस चोरा चोरी कांड की घटना के बारे में जब पता चला तो महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी पहुंचेंगे कहां पर? चोरा चोरी नामक स्थान पर। और ये जो चोरा चोरी नामक जो स्थान हुआ करता था, तो इस चोरा चोरी नामक स्थान पर जब महात्मा गांधी पहुंचे तो महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को क्या ले लिया? वापिस। और जहां बेटा महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को वापिस लिया, असहयोग आंदोलन को जब वापिस लिया, तो इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने क्या कर लिया? गिरफ्तार। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने के पश्चात इनको 6 वर्ष की क्या सुना दी गई? सजा सुना दी गई। तो अब आप ये ध्यान रखेंगे, भारत के इतिहास में एक बड़ी घटना घटेगी सर 5 फरवरी 1922 को, जिसको हम चोरा चोरी कांड की घटना के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये घटना थी क्या? तो मैंने आपको ये बताया कि भाई असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो आंदोलनकारी जो लोग हुआ करते थे, तो ये आंदोलनकारी लोग जब गोरखपुर के अंदर पहुंचे, चोरा चोरी नामक स्थान पर जब ये पहुंचे, तो सर ये शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। लेकिन पुलिसकर्मी, जो चोरा चोरी पुलिस स्टेशन हुआ करता था, यहीं पर पुलिसकर्मियों के द्वारा इन आंदोलनकारी लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और जैसे ही लाठीचार्ज हुआ तो आंदोलनकारी लोग गुस्से में आ गए, और गुस्से में आने के कारण इन लोगों के द्वारा चोरा चोरी नामक पुलिस स्टेशन के अंदर आग लगा दी गई। और जैसे ही आग लगाई तो यहाँ पर 29 पुलिसकर्मी मारे गए। और ये जो 29 पुलिसकर्मी मारे गए, तो ये अपने आप में एक बड़ी हिंसा थी। और महात्मा गांधी हमेशा और हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलते थे। और महात्मा गांधी बेटा इस समय पर जो हुआ करते थे, तो ये आपके हुआ करते थे कहां पर? गुजरात के अंदर। महात्मा गांधी गुजरात से और चोरा चोरी नामक स्थान पर पहुंचेंगे 12 फरवरी 1922 को। और 12 फरवरी 1922 को जब महात्मा गांधी यहाँ पर पहुंचे, तो महात्मा गांधी ने चोरा चोरी नामक स्थान पर जब ये पहुंचे तो इन्होंने आंदोलन को क्या कर लिया? वापिस। और अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को क्या कर लिया? गिरफ्तार। और गिरफ्तार करने के पश्चात महात्मा गांधी को 6 वर्ष की क्या सुना दी गई? सजा। तो बेटा महात्मा गांधी के बारे में आज हमने शुरुआत की, कुछ बातें मैंने आपको बताई। इससे नेक्स्ट जो बातें होंगी वो हम अगले सेशन के अंदर हम करेंगे, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम करेंगे। तो आज के लिए आज हम अपने सेशन को यहीं पर रोकते हैं। तो आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का। और इसी तरीके से आप स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इसी तरीके से प्यार देते रहें, इसी तरीके से आप समर्थन देते रहें। और बेटा सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, है ना? सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो ताकि हमारा हौसला बना रहे। आपका ये जो लाइक है, आपका ये जो एक लाइक है, यही हमें हौसला देता है। तो चलिए बेटा आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। ओके बाय।